हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर। ठीक है। मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साइकोलॉजी में आपको पढ़ना है, जैसे कि दिया गया है चैप्टर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वो हम करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों हम इसके क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं मेजर पेपर 10 का। तो चैप्टर फर्स्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जितना भी चैप्टर दिया गया है धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बाकी जो भी आंसर लिखा गया है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। पॉइंट वाइज आंसर आपको बताया जाएगा ताकि आपको याद रह सके, या बाकी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आप याद रखेंगे और उसी तरीके से एग्जाम में भी लिखेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और इंस्टा पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू। सबसे पहला सवाल आपसे लॉन्ग में पूछा गया है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा देना है आपको। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के उपागमों पर प्रकाश डालना है। मतलब आपको क्या करना है कि अर्थ भी बताना है, परिभाषा भी देना है और उपागम के बारे में भी बताना है। तो ये तीन चीज़ आपको इसमें बताना है। बट यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, थ्रो लाइट द अप्रोचेस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है और भी नीचे लिखा गया है, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और समझाते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मतलब क्या है। तो मान लीजिए कि आप कक्षा में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, जो भी हो, आप मान लीजिए कि आप कक्षा में बैठे हुए हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि उस समय आपके दिमाग में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है आपके दिमाग में। मतलब फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले होगा कि शिक्षक बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो और आंखों से बोर्ड को देख रहे हो। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले होगा जानकारी प्राप्त करने का कार्य होगा। मतलब टीचर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप आंख से बोर्ड की ओर देख रहे हैं, मतलब बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे, यानी आपका दिमाग जानकारी प्राप्त कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि शिक्षक ने कहा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षक बोल रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं और आँख से बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि आप जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है जानकारी प्राप्त करना। दूसरा स्टेप होता है समझना। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं होता, जो भी बात टीचर बोल रहे हैं उसको सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आप सोचते भी हैं। क्या करते हैं, सुनने के बाद आप सोचते हैं कि अच्छा 26 जनवरी इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ऐसा कुछ आप सोचते होंगे कि 26 जनवरी इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। यानी आपका दिमाग उस जानकारी का अर्थ समझ रहा होता है। जो भी टीचर बोल रहे हैं कि हाँ 26 जनवरी को ऐसा ऐसा लागू हुआ था, तो आपका दिमाग क्या करता है कि सुनने के बाद उस जानकारी को समझने की कोशिश करता है। तो दूसरा स्टेप था समझना। तो आप क्लास में बैठे बैठे क्या करते हैं कि समझने की कोशिश भी करते हैं। और तीसरा स्टेप कि आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि आप तीसरा स्टेप है याद रखना। मतलब अब आपका दिमाग इस बात को स्मृति में रख लेता है, यानी मेमोरी में रख लेता है कि हाँ 26 जनवरी को ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए मनाया जाता है। ये सब बात आपके दिमाग में याद हो जाता है। ठीक है। तो बाद में परीक्षा के समय वही जानकारी याद आती है आपको कि हाँ 26 जनवरी को ऐसा ऐसा हुआ था, आपको याद आता है तो आप लिख देते हैं एग्जाम में। तो इसी को हम कहेंगे याद रखना। इसी को कहते हैं हम याद रखना, कि पहले आप सुनते हैं फिर समझते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि याद रखते हैं। तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप की अगर हम बात करें, 4 स्टेप, तो चौथे स्टेप में आप क्या करते हैं कि विश्लेषण करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं। तो अब
हम एग्जाम्पल देते हैं कि अब टीचर क्या करते हैं कि टीचर पूछते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। ऐसा टीचर आपसे पूछते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में आप तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? तो आप सोचेंगे कि 15 अगस्त को क्या होता है, कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। तो ये बात आप टीचर को भी बताएंगे, आंसर आप देंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं, यानी विश्लेषण कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप आप क्या करेंगे कि समस्या का समाधान ढूंढेंगे। यानी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आप अपनी स्मृति से उत्तर निकाल करके लिख देते हैं। मतलब आप याद करने की कोशिश करते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यानी आप क्या कर रहे हैं कि समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं, पहले आप क्या, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और याद रखने की कोशिश भी करते हैं। तो ये 5 स्टेप था जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद समझना, उसके बाद याद रखना, उसके बाद विश्लेषण करना, उसके बाद समस्या का समाधान निकालना। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इंग्लिश में कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि मनुष्य जानकारी को कैसे प्राप्त करता है, कैसे समझता है, कैसे याद रखता है और उसका विश्लेषण किस तरीके से करता है और उस समस्या का समाधान कैसे करता है, उसी को हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे लिखा गया है, यह मानव की मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ आपको आगे हम आपको और समझाते हैं। अब हम समझेंगे इसका मीनिंग, यानी इसका डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। अब हम इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे। तो ये आपको ऐसे नहीं समझना है कि हम आपको थ्योरी क्लास ले तो रहे ही हैं, लेकिन आपको हम क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका आंसर अभी नीचे नीचे और भी लिखना है आपको। तो इसी में आपको ऐसे ही हेडिंग डाल करके, ऐसे हेडिंग डाल करके ये सब बात ऐसे लिख करके पॉइंट वाइज ऐसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, संज्ञान शब्द अंग्रेजी के कॉग्निशन से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसका अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, समझना, सोचना और अनुभव करना। और बाकी यहाँ पे जो भी लिखा गया है तो ये आपको रीड करना है, हम आपको समझाते हैं। संज्ञान का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, तो संज्ञान का मतलब होता है कि जानना, समझना, सोचना और सीखना। यानी जब हमारा दिमाग किसी भी जानकारी पे काम करता है तो उसे संज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे परसेप्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहचानना और उसका अर्थ समझना। कहने का मतलब है कि केवल देखना या सुनना नहीं है, बल्कि उसका सही अर्थ भी समझना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने दूर से एक लाल बत्ती देखी, तो आपका दिमाग तुरंत समझ जाता है कि लाल बत्ती का मतलब है, जब आप ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो लाल बत्ती का मतलब होता है कि रुक जाना है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप परसेप्शन कर रहे हैं, यानी आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। किसी चीज़ को पहचान करके उसका अर्थ समझ जाते हैं। आप रेड लाइट देख करके ही समझ जाते हैं कि हाँ रुकना है, इसी को हम बोलेंगे परसेप्शन। दूसरा है अटेंशन, यानी ध्यान। इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ पर पूरा ध्यान देना, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक पर अपना मन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कक्षा में
बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आप केवल शिक्षक की बात सुनने पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अटेंशन। अभी तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है स्मृति, यानी जो सीखा है उसे दिमाग में सुरक्षित रखना और ज़रूरत पड़ने पर याद करना। मेमोरी का मतलब ही होता है स्मृति, याद रखना। इसका मतलब होता है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली याद है, तो क्यों याद है? क्योंकि आप सीख सकते हैं, पहले भी आप सुन चुके होंगे या कोई आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, सुनने के बाद आप उसको याद रखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्मृति। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, यानी नई चीज़ें सीखना। इसका मतलब अनुभव, पढ़ाई या अभ्यास से नया ज्ञान प्राप्त करना, इसी को हम बोलते हैं अधिगम। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन अभ्यास करने के बाद आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अधिगम। अगला पॉइंट है चिंतन, यानी थिंकिंग। इसका कहने का मतलब है कि सोच विचार करना, यही इसका मतलब होता है, सोच विचार करना। तो किसी विषय पर अपने दिमाग से विचार करना, मतलब खुद के थिंकिंग लेवल से ही सोचना, इसी को हम चिंतन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप सोचते हैं कि आज पहले मैं कौन सा विषय पढ़ूं, तो यानी आप क्या कर रहे हैं? आप थिंक कर रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अब अगला भाषा, इसका मतलब है लैंग्वेज, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। आप जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना या दूसरे की बात को समझना, इसी को हम बोलेंगे भाषा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप शिक्षक की बात समझते हैं और परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, तो यही भाषा है। अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, यानी सही विकल्प चुनना, इसी को हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। तो कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज इतिहास पढ़ूं या साइकोलॉजी पढ़ूं, आपने क्या किया कि साइकोलॉजी पढ़ने का निर्णय लिया, यानी हिस्ट्री और साइकोलॉजी में से दोनों में से जो बेस्ट आपको लगा वो आप चूज़ करते हैं, इसी को हम कहेंगे निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग करना। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी किसी समस्या का हल निकालना। तो कठिनाइयाँ आने पर उसका सही समाधान ढूंढना ही समस्या का समाधान करना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि गणित का प्रश्न पहले नहीं बन रहा था आपसे, लेकिन आपने दूसरा तरीका अपनाया और उत्तर निकाल लिया। पहले क्या होता है कि ये ट्रिक लगाते हैं, इससे नहीं बनता है, तो फिर हम दूसरा मेथड लगा करके, दूसरा फॉर्मूला लगा करके बनाते हैं, तो वो सॉल्व हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं समस्या का समाधान करना। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया जैसे कि परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम का अध्ययन करती है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या करती है कि इन सभी चीज़ों का अध्ययन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको परिभाषा देना है, तो हम दो परिभाषा याद रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है एक परिभाषा ये और एक ये, तो ये दोनों परिभाषा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला परिभाषा उल्रिक नाइसर इनके द्वारा दिया गया है। तो उनका क्या कहना था, वो परिभाषा क्या देते हैं, वो लिखते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा संवेदी सूचनाओं का रूपांतर, सरलीकरण और संग्रहण और पुनः प्राप्ति तथा उपयोग किया जाता है। इनका कहने का मतलब क्या है समझते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है संवेदी सूचनाओं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संवेदी का मतलब होता है हमारी 5 इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी, यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सभी चीज़ों से मिलकर के नहीं, मतलब जब हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करके कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसी को हम संवेदी सूचना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि शिक्षक बोल रहे हैं कि कान से आवाज़ सुनी, यानी शिक्षक अगर बोल रहे हैं कुछ तो आप क्या करते हैं कि कान का उपयोग करते हैं सुनने के लिए, लेकिन
शिक्षक अगर बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो आप आँख का उपयोग करते हैं देखने के लिए, तो यही संवेदी सूचना कहलाता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है रूपांतर। यहाँ पे रूपांतरण का मतलब है कि जो जानकारी इंद्रियों से मिली उसे दिमाग अपनी समझ की भाषा में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर टीचर बोल रहे हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो कान से आप क्या करते हैं कि सुनते हैं। टीचर जो बोले वो आप कान से सुने, लेकिन दिमाग ने क्या किया कि समझ लिया कि इसका मतलब क्या है। तो इसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। अब अगला है सरलीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि कठिन जानकारी को आसान बना करके समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर शिक्षक कठिन भाषा में पढ़ाए तो स्टूडेंट उसे अपने मन में आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अब अगला है संग्रहण। इसका कहने का मतलब है कि जानकारी को दिमाग में सुरक्षित रखना। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने जो भी पढ़ा उसको आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आप क्या करते हैं कि उस जानकारी को दिमाग में स्टोर करके रख लेते हैं, यानी संग्रहण करके रख लेते हैं। आगे दिया गया है पुनः प्राप्ति। इसका कहने का मतलब है, पुनः प्राप्ति का मतलब है, तो पुनः प्राप्ति का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर याद की गई जानकारी को वापस निकालना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि परीक्षा में अगर पूछा गया है आपसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या करते हैं कि आप तुरंत लिख देते हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसी को हम कहेंगे पुनः प्राप्ति। यानी आपने क्या किया, आपने किया कि जरूरत पड़ने पर, मतलब क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया तो आपके दिमाग में याद था कि नई दिल्ली होता है इसका आंसर, तो आप क्या किए कि तुरंत आंसर लिख दिए। मतलब आपके पास पहले से ही जानकारी था और आप क्या करते हैं कि फिर से इसको लिखते हैं। तो पुनः प्राप्ति इसी का मतलब हुआ। आगे लिखा गया उपयोग। उपयोग का यहाँ पे मतलब होगा कि यदि कोई जानकारी का सही समय पर प्रयोग करना, इसी को हम बोलेंगे उपयोग। सॉरी, यदि नहीं होगा, याद की गई जानकारी का सही समय पर उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि परीक्षा में उत्तर लिखना या इंटरव्यू में सही जवाब देना ही क्या हो, ये हो जाएगा उपयोग का एग्जाम्पल। तो अब जो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है, अब इस पूरे परिभाषा को फिर से एक लाइन में समझते हैं कि जब हम आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा दिमाग उसे क्या करता है कि समझता है, आसान बनाता है, याद रखता है और ज़रूरत पड़ने पर याद रखता है और उसका उपयोग भी करता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सरल भाषा में लिखा गया है कि मनुष्य जो भी जानकारी इंद्रियों से प्राप्त करता है, मस्तिष्क उसे समझता है, संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अभी यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन दिया गया है, वो दिया गया है सोल्सो, रॉबर्ट एल सोल्सो जी के द्वारा दिया गया है। तो इनका क्या कहना है वो भी हम जान लेते हैं। तो इनका कहना है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि मनुष्य जानकारी को कैसे प्राप्त करता है, संग्रहित करता है और उसका उपयोग करता है। तो इनका ये कहना है। तो हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उससे आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी जानकारी प्राप्त करते हैं आप सबसे पहले। यानी आप क्या किए कि आप शिक्षक की बात को सुन रहे हैं, यानी आपको क्या मिला, आपको मिला जानकारी। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक लाइन में हम आपको समझाते हैं कि रॉबर्ट एल सोल्सो जी का क्या कहना है। इनका कहना है कि जानकारी लो और स्टोर करो दिमाग में, उसके बाद उसी जानकारी को उपयोग भी करो। ठीक है, तो ये इनका कहना था कि जानकारी सबसे पहले प्राप्त करो, उसके बाद उसको स्टोर करो और उसके बाद उसका उपयोग करो। तो रॉबर्ट एल सोल्सो जी का कहना है कि हमारा दिमाग जानकारी को लेता है, उसे याद रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी करता है। तो इसी प्रक्रिया का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान करता है। तो ये कहना था रॉबर्ट एल सोल्सो जी का, और यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है, आप समझ सकते हैं।
अब अगला पॉइंट है आपका अप्रोच। अप्रोच के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के कितने उपागम होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सारा उपागम एक एक करके हम जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहला उपागम का नाम दिया गया है वो है सूचना संसाधन उपागम। इंग्लिश में बोला जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। चलिए हम आपको समझाते हैं ये सबसे पहला उपागम इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उपागम का सबसे पहले आपको मतलब समझना है। उपागम का अर्थ है कि किसी विषय को समझने का तरीका, मतलब मेथड या वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड अप्रोच। आई होप आपको याद रहेगा। यानी सूचना संसाधन उपागम ये बताता है कि हमारा दिमाग किसी जानकारी के साथ कैसे काम करता है। तो ये बताने का काम है सूचना संसाधन उपागम का। तो अब यहाँ पे लिखा गया है इस उपागम के अनुसार मानव मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे तो इसको कंप्यूटर से क्यों जोड़ा जाता है, इसको आखिर कंप्यूटर से क्यों जोड़ा जाता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उसमें कुछ टाइप भी करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है कि जानकारी लेता है और उसको समझता है, मतलब उसे प्रोसेस करता है, यानी उसको समझता है, फिर उसको सेव कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीन पर दिखा भी देता है। तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसीलिए इस उपागम में मानव मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। तो अब यहाँ पे जो प्रक्रिया दिया गया है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इनपुट, सबसे पहले दिया गया इनपुट। इनपुट का यहाँ पे मतलब होगा कि जानकारी प्राप्त करना है, यानी सबसे पहले जानकारी हमारे दिमाग तक पहुँचती है और यह जानकारी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आप कान की मदद से सुनते हैं और आँख की मदद से बोर्ड को देख रहे होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इनपुट। यानी सबसे पहले क्या होगा कि हम जानकारी सबसे पहले प्राप्त करते हैं। तो इनपुट के बाद क्या होगा, जानकारी ले लिए, तो जानकारी लेने के बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्रोसेसिंग, यानी प्रसंस्करण होगा, यानी जानकारी को समझना। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने के बाद हम समझते हैं इसको। तो अब हमारा दिमाग क्या करता है कि अब हमारा दिमाग सोचता है कि शिक्षक क्या समझाना चाहता है। जो भी वो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आखिर समझाना क्या चाहते हैं, ये हमारा दिमाग सोचता है। तो दिमाग जानकारी का अर्थ समझता है, तो इसी को हम कहेंगे प्रोसेसिंग कर रहा है। दिमाग क्या कर रहा है कि जब ये यहाँ से जानकारी ले रहा है तो लेने के बाद उसको प्रोसेसिंग करेगा, समझने का कोशिश करेगा कि आखिर टीचर बोल क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं, तो समझने का कोशिश करता है। तो यानी इनपुट के बाद आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आता है स्टोरेज। इसका क्या कहने का मतलब है, संग्रहण। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जानकारी को याद रखा जाता है, मतलब हम यहाँ से जानकारी ले रहे हैं, लेने के बाद क्या करें, समझने की कोशिश करें। अगर हम समझ जाते हैं तो समझने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको याद रखने का कोशिश करते हैं। तो समझने के बाद दिमाग उस जानकारी को मेमोरी में रख लेता है, यानी स्मृति में रख लेता है, दिमाग में स्टोर करके रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको याद होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। तो ये आपको कैसे याद है, सबसे पहले आप क्या किए होंगे कि जानकारी लिए होंगे, फिर आप समझने की कोशिश किए होंगे और समझने के बाद आप याद रखने की कोशिश किए होंगे। तो आपके स्टोरेज सिस्टम में फिट होगा ये बात, इसीलिए आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जब आपको याद हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आता है आउटपुट। याद होने के बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का यहाँ पे मतलब होगा जानकारी का उपयोग करना। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अब मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आप क्या करते हैं कि आप तुरंत लिख देते हैं कि 26 जनवरी 1950 में हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आउटपुट हुआ। सबसे पहले टीचर आपको पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करते हैं, आपको जानकारी मिलता है कि 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो ये जानकारी फिर आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आप याद रखने की कोशिश करते हैं। याद रखने के बाद आप क्या करते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया, चाहे कोई भी आपसे पूछ लेता है, तो आप क्या करते हैं, इस जानकारी का आउटपुट देते हैं, मतलब इस जानकारी का उपयोग करते हैं।
आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सूचना संसाधन उपागम। अब दूसरा उपागम का नाम दिया गया है बायोलॉजिकल अप्रोच। यानी बायोलॉजिकल अप्रोच का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल अप्रोच को समझने से पहले अभी मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल और आया है। इसका एक और एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई डाउट हो तो फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो मैसेज आया मतलब वो हो गया इनपुट, और आप मैसेज को पढ़ करके समझने का कोशिश करते हैं तो उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग, और उस बात को याद रखने की आप कोशिश करते हैं यानी स्टोरेज, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उस मैसेज का रिप्लाई देते हैं तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी हर जानकारी के साथ यही 4 काम करता है, यानी यही 4 स्टेप को फॉलो करता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा, जैविक उपागम के बारे में। तो जैविक उपागम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले आपको समझना है कि जैविक शब्द का मतलब क्या होता है। तो जैविक का मतलब है शरीर से संबंधित, खास करके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित। तो इस उपागम का मानना है कि हमारा सोचने, याद रखने और सीखने, भाषा बोलने और निर्णय लेने का काम मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम करते हैं। तो हम जो भी सोचते हैं, लिखते, याद रखते हैं या जो भी बोलते हैं या निर्णय लेते हैं, तो इसको निर्णय लेने का काम किसका है? वो है हमारा ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। तो ये मानना है जैविक उपागम का। आगे मस्तिष्क क्या करता है? यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि मस्तिष्क आखिर करता क्या है। तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये हमें मदद करता है सोचने में, याद रखने में, सीखने में, बोलने में और निर्णय लेने में और समस्या को हल करने में ये हमारी मदद करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की यानी तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर में संदेश पहुंचाने का नेटवर्क है। क्या है? शरीर में संदेश पहुंचाने का नेटवर्क है। जैसे मोबाइल में तार या इंटरनेट संदेश पहुंचाता है, वैसे ही नसें यानी नर्व्स शरीर और मस्तिष्क के बीच संदेश पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने गर्म बर्तन को छुआ, आप क्या करते हैं? कोई गर्म बर्तन, मान लीजिए कि ऐसे कोई गर्म बर्तन है, आप क्या करते हैं? इसको टच कर देते हैं, गर्म बर्तन को छू देते हैं, तो त्वचा ने तुरंत क्या किया कि संदेश भेजा मस्तिष्क को। त्वचा क्या करता है? हमारा स्किन तुरंत संदेश भेज देता है मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को संदेश भेज देता है। तो मस्तिष्क ने कहा कि हाथ हटाओ, यानी जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो गर्म फील हुआ, तो मस्तिष्क आपको बोलता है कि हाथ हटा लो, तो आप तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। तो यही तंत्रिका तंत्र का काम है, यानी नर्वस सिस्टम का यही काम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जैविक उपागम क्या कहता है। जैविक उपागम का क्या कहना है? तो ये उपागम कहता है कि अगर मस्तिष्क सही ढंग से काम करेगा तो हमारी मानसिक प्रक्रिया भी सही रहेगी, लेकिन अगर मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाए तो सोचने, याद रखने, बोलने और निर्णय लेने में समस्या आ सकती है। तो ये कहना है आपका जैविक उपागम का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है मान लीजिए, तो उसके मस्तिष्क को चोट लग गई। ठीक है। तो अब क्या क्या हो सकता है ये आप अपने दिमाग में सोचिए कि कोई व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट होता है और उसके मस्तिष्क में यानी ब्रेन में चोट आ जाता है, सर में चोट लग जाता है। तो अब उसको क्या क्या हो सकता है? तो उसको क्या होगा कि उसकी पुरानी बातें याद न रहे, शायद वो पुरानी बात भूल जाए या उसका याददाश्त चला जाए। तो लोगों के नाम भी भूल सकता है, वो ठीक से बोल भी नहीं सकता है। ये सब हो सकता है उसके साथ। सही निर्णय लेने में उसको कठिनाइयाँ भी आ सकती है। तो इसीलिए जैविक उपागम कहता है कि मानसिक प्रक्रिया मस्तिष्क पे
निर्भर करती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब तीसरा है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रयोगात्मक उपागम। इसका क्या कहने का मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं प्रयोगात्मक का क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब है। तो प्रयोगात्मक का मतलब है कि प्रयोग करके किसी बात की जांच करना, जैसे कि विज्ञान की लैब में प्रयोग किए जाते हैं, यानी साइंस की लैब में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान में भी यह जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे सीखता है और कैसे याद रखता है। तो ये था इसका मतलब। अब प्रयोगात्मक उपागम क्या कहता है, इस उपागम का क्या कहना है, ये भी आपको जानना है। तो ये उपागम कहता है कि मानसिक प्रक्रियाओं को केवल अनुमान से नहीं समझा जा सकता है, उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग करके समझना चाहिए, यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझना चाहिए। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रयोग करके ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति कितना ध्यान देता है, उसे कितनी बात याद रहती है और वह नई चीज़ कितनी जल्दी सीखता है, वह समस्या का समाधान कैसे करता है। तो ये सब चीज़ पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिक करते हैं, मनोवैज्ञानिक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया नियंत्रित परिस्थितियों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रयोग के समय सभी लोगों के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ रखी जाती है ताकि परिणाम सही आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सभी विद्यार्थी को एक ही कक्षा में बैठाया गया या सभी को एक ही समय दिया गया, सभी को एक जैसा 20 शब्द याद करने को दिए गए, तब जो परिणाम आएगा वो अधिक विश्वसनीय होगा। सबको एक जगह बैठा दिया जाता है, सभी को एक टाइम दिया जाता है, कितने टाइम में आपको 20 शब्द याद करना है, तब जो रिजल्ट आएगा वो होगा विश्वसनीय रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला है आपका कंप्यूटर अप्रोच, यानी कंप्यूटर उपागम। इसका नाम कंप्यूटेशनल भी है। तो इसका क्या कहने का मतलब है? सबसे पहले आपको समझना है कि कंप्यूटेशनल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की तरह काम करने वाला। तो इस उपागम के अनुसार मानव मस्तिष्क कई मामलों में कंप्यूटर की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात भी है। तो ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग वास्तव में कंप्यूटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जानकारी को संभालने का तरीका कंप्यूटर से मिलता जुलता है। तो ये कहने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर क्या करता है? अब सवाल आता है कि कंप्यूटर करता क्या है। तो जब आप कंप्यूटर में कोई जानकारी देते हैं तो वो क्या करता है? जानकारी को प्राप्त करता है, ठीक है। फिर उसे समझ करके उसका विश्लेषण भी करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे, इनपुट करना, प्रोसेस करना, फिर उसके बाद स्टोरेज, फिर उसके बाद हम आपको समझाए आउटपुट। ठीक उसी तरीके से फिर उसके बाद क्या करता है कि उसे सेव करता है। फिर क्या होता है कि फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे दिखा देता है, यानी आउटपुट देता है। आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करता है। तो ये उपागम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में भी महत्वपूर्ण है। तो अब अगला सवाल उठता है यहाँ पे कि हमारा दिमाग क्या करता है। अगर ये कंप्यूटर की तरह मस्तिष्क काम करता है, आउटपुट ये देता है, तो फिर हमारा दिमाग क्या करता है? तो हमारा मस्तिष्क भी लगभग यही काम करता है। सबसे पहले हमारा मस्तिष्क क्या करता है कि जानकारी को प्राप्त करता है, ठीक है। जानकारी कैसे प्राप्त करता है हमारा मस्तिष्क? तो वो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जानकारी प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं तो किसकी मदद से सुन रहे हैं? कान की मदद से आप सुन रहे हैं। दूसरा स्टेप, हमारा दिमाग क्या करता है कि उसका विश्लेषण करता है, यानी दिमाग सोचता है कि इस जानकारी का अर्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर टीचर बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
तो दिमाग इसका अर्थ समझने का कोशिश करता है कि आखिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या होता है कि जानकारी को संग्रहित करता है, यानी जानकारी को स्टोर करता है, यानी दिमाग इस जानकारी को मेमोरी में रख लेता है। और चौथा स्टेप क्या करता है कि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी करता है, यानी परीक्षा में वही जानकारी याद करके उत्तर लिख देती है, लिखने में मदद भी करती है। तो ये 4 स्टेप हमारा दिमाग भी करता है और कंप्यूटर भी ठीक इसी तरीके से 4 स्टेप को फॉलो करता है। तो अब हम बात करते हैं कि AI, यानी यहाँ पे अगर लिखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पे लिखा गया है, तो अब इससे इसका क्या संबंध है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो इस उपागम से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि यदि मानव मस्तिष्क जानकारी को एक निश्चित तरीके से संसाधित करता है, ठीक है, संसाधित करता है, तो कंप्यूटर को भी उसी तरह सोचना सिखाया जा सकता है। कंप्यूटर को भी क्या किया जा सकता है, उसी तरह सोचना सिखाया जा सकता है। तो इसी विचार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसी विचार से क्या हुआ कि ChatGPT का विकास हुआ, गूगल असिस्टेंट का विकास हुआ, Siri का विकास हुआ, ये आप सुने होंगे, Alexa का विकास हुआ। तो ये सिस्टम जानकारी को समझ करके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल में एक फ़ोटो सेव करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप फ़ोटो को क्लिक करते हैं, यानी सबसे पहले आप फ़ोटो लेते हैं, यानी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर मोबाइल में उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर गैलरी में सेव कर दिया जाता है। उसके बाद गैलरी में खोल करके फिर देख लिया जाता है। जब सेव हो जाएगा तो आप गैलरी में देख भी सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारा दिमाग भी जानकारी लेता है, समझता है, याद रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करता है। तो आई होप कि आपको ये चारों उपागम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है। अब 5वां उपागम वो है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी पारिस्थितिक उपागम। तो पारिस्थितिक का क्या मतलब है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आसपास का वातावरण, यानी एनवायरनमेंट, यानी हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं, जैसे लोग, सड़क, स्कूल, घर, पेड़ पौधा, वाहन या फिर मौसम, तो वे हमारा क्या है, वे हमारा वातावरण कहलाता है। तो ये इसका मतलब था। तो अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिक उपागम क्या कहता है। तो इनका क्या कहना है, तो इसका कहना है कि ये उपागम कहता है कि हमारा दिमाग केवल अपने आप काम नहीं करता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से मिलने वाली जानकारी के आधार पर सोचता है, सीखता है और निर्णय लेता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा वातावरण हमारी संज्ञानात्मक यानी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो हमारा वातावरण ही क्या करता है कि मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित भी करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको सड़क पार करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले दाएं या बाएं ओर देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वाहन की स्पीड देखेंगे, यानी सामने से अगर जो भी गाड़ी आ रहा है उसका स्पीड देखेंगे कि स्पीड उसका क्या है। फिर आप सोचेंगे कि अभी जाना सुरक्षित है या फिर नहीं है। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद आप निर्णय लेंगे कि सड़क पार करना है या फिर नहीं। तो उसके बाद आप सड़क पार करेंगे। तो यहाँ आपका निर्णय आसपास के वातावरण को देख करके लिया गया है। तो यही पारिस्थितिक उपागम कहलाता है। इसी को हम पारिस्थितिक उपागम कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट उपागम बच गया है, वो है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। इसका क्या कहने का मतलब है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशल कॉग्निटिव अप्रोच को। तो सामाजिक का यहाँ पे क्या मतलब है और यहाँ पे संज्ञानात्मक, इन दोनों का क्या मतलब है। एक मिनट, सामाजिक और संज्ञानात्मक। तो सामाजिक का मतलब है कि समाज, परिवार, मित्र, शिक्षक और आसपास के लोग, ठीक है। अब संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक का मतलब है कि सोचना, समझना, सीखना और याद रखना और
निर्णय लेना, यानी सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम कहता है कि हम केवल किताबों से ही नहीं सीखते हैं बल्कि समाज में रहने वाले लोगों को देख कर के भी सीखते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये उपागम कहता क्या है। तो ये उपागम मानता है कि व्यक्ति का सोचने, सीखने और व्यवहार करने का तरीका उसके परिवार, मित्र और शिक्षकों और समाज से प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम दूसरे को देख करके भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने माता पिता से, दोस्तों से, टीचर से या बड़े बुजुर्ग को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, समाज से भी हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को देख करके सीखता है। क्या सीखता है? तो नमस्ते करना सीखता है, धन्यवाद करना सीखता है, कैसे बात करना है बड़ों से, ये सब अपने माता पिता से ही सीखता है। बड़ों का कैसे सम्मान करना है, सही गलत में अंतर समझना भी वो अपने माता पिता से ही सीखता है, या फिर बड़े भाई बहन से सीखता है, या बड़े बुजुर्गों से सीखता है। तो बच्चे ने किसी किताब से ये बात नहीं सीखी, बल्कि वो सीखता है। कैसे सीखता है? तो दूसरे को देख करके वो सीखता है। तो इसी को हम बोलेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। तो आई होप कि आपको 6 उपागम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक और दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी हम समझ लें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी शिक्षण विधियाँ विकसित करने में सहायता है। इसका कहने का मतलब है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और कैसे याद रखते हैं। तो इससे शिक्षक बेहतर पढ़ाने की विधियाँ अपनाते भी हैं। तो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से समझ में आएगा, तो शिक्षक क्या करेंगे कि बेहतर से बेहतर मेथड निकालेंगे कि आखिर बच्चों को इस तरीके से आसानी तरीके से समझाया जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए कि कठिन विषय को क्या किया जाता है कि चित्र या चार्ट या फ्लो चार्ट या ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइकोलॉजी की ही हम बात करें, अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय होगा कि इमेज दिखाकर समझाएंगे, फ्लो चार्ट बना के समझाएंगे आपको। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब है कि कौन सी तकनीकों से बातें अधिक समय तक याद रखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि बार बार दोहराना, नोट्स बनाना या फिर माइंड मैप का उपयोग करना। तो इन सभी तरीकों से क्या होता है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। रिवीजन करने से आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब तीसरा पॉइंट है मानसिक विकारों के उपचार में सहायक। इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी है या फिर ध्यान की कमी है या सोचने में कठिनाइयाँ हो, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उसकी समस्या को समझने और उपचार में मदद करता है। एआई, तो यहाँ पे एआई की बात हो रही है। तो एआई बनाने में वैज्ञानिक यह समझते हैं कि मानव मस्तिष्क जानकारी को कैसे समझता है और निर्णय लेता है। यानी इसी आधार पर क्या हुआ कि इसी के वजह से चैट जीपीटी, सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट जैसे एआई सिस्टम विकसित किए गए थे। तो इन्हीं सब वजह से इन सभी का विकास हुआ था। तो समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता बढ़ाने में सहायक। इसका कहने का मतलब है कि यह हमें सही तरीके से सोचने और उचित निर्णय लेने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि परीक्षा में पहले आसान प्रश्न हल करना है या सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखना है, यानी दाएं बाएं दोनों ओर देखना है। ये निर्णय लेने में ये हमारी मदद भी करता है। अब अगला, हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, विद्यार्थी की अध्ययन क्षमता सुधारने में उपयोगी। इसका कहने का मतलब है कि हमें बताता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि कम समय में अधिक और लंबे समय तक याद रहे। तो ये इसका कहने का मतलब है, यानी ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है। और लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन, जो कि आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं और समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से समझा दिया गया है तोड़ तोड़ करके, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी लंबा था। अभी आप अगर लिखने भी बैठेंगे तो आप 7 पेज या 10 पेज से भी ज़्यादा लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको समझा दिया गया है, इतना एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन,
अब हम इसको भी समझेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की विधियों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोला जाता है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव की मस्तिष्क प्रक्रिया जैसे ध्यान, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का अध्ययन करती है। तो इन सभी चीज़ों का क्या करती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करती है। तो इन मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो किनका उपयोग किया जाता है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगला पॉइंट्स में। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया है वो आपको याद कर लेना है। अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इसके बारे में तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, एक एक लाइन तोड़ करके समझाए थे, तो फिर से समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट यही दिया गया है, मेथड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधि के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वो है आपका प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में अभी तुरंत हम आपको प्रयोगात्मक का मतलब समझाए थे, फिर से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो प्रयोगात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रयोग करके किसी बात की जांच करना, जैसे कि विज्ञान की लैब में प्रयोग करके ये पता लगाया जाता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, उसी तरह मनोविज्ञान में भी प्रयोग करके यह समझा जाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो ये क्या है? तो इस विधि में मनोवैज्ञानिक नियंत्रित परिस्थितियों यानी कंट्रोल कंडीशन में प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है, कितना ध्यान देता है और कैसे सोचता है। तो जैसा कि अभी हम आपको बोले कि नियंत्रित परिस्थितियों, इसका क्या कहने का मतलब है? नियंत्रित परिस्थितियाँ क्या होती है? तो नियंत्रित परिस्थितियाँ का मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक जैसी स्थिति बनाई जाए ताकि परिणाम सही और निष्पक्ष हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि 20 स्टूडेंट्स की स्मृति अगर जांचनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी को एक ही कमरे में बैठाया जाएगा, सभी को एक ही 20 शब्द दिए जाएंगे और सभी को 2-2 मिनट याद करने का समय भी मिलेगा। फिर सभी से एक ही समय पर वे शब्द लिखने को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ताकि किसी को अधिक समय या किसी को कम समय न मिले, इससे परिणाम सही आएगा। इसीलिए सबको एक ही टाइम पे लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं कि मान लीजिए कि टीचर क्या करते हैं, टीचर बोर्ड पर 20 शब्द लिख रहे हैं, मतलब ऐसा 20 शब्द वहाँ टीचर बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो 20 शब्द लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं टीचर लिखते हैं आम, किताब, नदी, फूल, पहाड़, घर, ऐसा 20 शब्द वो लिखते हैं और फिर कहते हैं कि इन शब्दों को 2 मिनट में याद करो, और फिर 2 मिनट बाद बोर्ड से वो सारे शब्द 20 शब्द लिखा हुआ टीचर मिटा देते हैं। और अब टीचर आपसे कहते हैं कि अब जितने शब्द याद है लिखो, मतलब इस 20 शब्द में से आपको जितना भी शब्द याद है उसको आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक। तो अब ये देखा जाता है कि किस विद्यार्थी को कितने शब्द याद है। कोई स्टूडेंट्स को 5 याद होगा, किसी को 10 याद होगा, किसी को 15 याद होगा। तो ये चीज़ देखा जाता है कि किसको कितना याद है और किसकी मेमोरी पावर अच्छी है, किसकी मेमोरी पावर कमज़ोर है, ये चीज़ भी देखा जाता है। तो इस प्रयोग में मेमोरी का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता की। तो विशेषता में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय विधि।
यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल अनुमान नहीं लगाया जाता है बल्कि प्रयोग करके सही परिणाम निकाला जाता है। इसीलिए इसको वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि कहा जाता है। दूसरा है कारण एवं परिणाम का पता चलता है, यानी इसका मतलब है कि कौन सी चीज़ किस कारण से हुई। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि 8 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंक 2 घंटे पढ़ने वाले से अधिक आ जाता है, एक विद्यार्थी है जो कि 8 घंटे पढ़ता है और एक विद्यार्थी है जो कि सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ता है, इसका जो मार्क्स है इसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आता है लेकिन इसका मार्क्स कम आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अधिक अभ्यास से अच्छे अंक मिलते हैं। ये 8 घंटा पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग यही करेंगे कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे कारण हो गया आपका, यहाँ पे जो लिखा गया कारण, तो कारण यहाँ पे क्या हुआ, इस एग्जाम्पल को देख करके आपको बताना है कि यहाँ पे कारण क्या हुआ। कारण हुआ अधिक पढ़ाई और परिणाम क्या हुआ, अच्छे अंक। परिणाम आया अच्छा अंक और कारण हुआ अधिक पढ़ाई, यानी ये अधिक पढ़ाई किया तो ही अच्छा मार्क्स आया। तो इसी प्रकार प्रयोगों से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसका कारण है। तो यही किसका कहने का मतलब यहाँ पे था इन दोनों पॉइंट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि। तो प्रेक्षण का क्या यहाँ पे मतलब है, इसका मतलब है कि ध्यान से देखना और उसके आधार पर जानकारी प्राप्त करना। यानी इस विधि में मनोवैज्ञानिक या शिक्षक व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं लेकिन उसे बार बार सवाल नहीं पूछते हैं। तो प्रेक्षण विधि क्या है, ये भी सवाल आता है। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो अध्ययन है ये 2 प्रकार से होता है। तो पहला है आपका प्राकृतिक और दूसरा है आपका नियंत्रित परिस्थिति में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, यानी प्राकृतिक परिस्थितियों को सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्ति को उसके सामान्य वातावरण में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा घर में अपने भाई बहनों के साथ कैसे खेलता है यह देखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या था, दूसरा था नियंत्रित परिस्थिति में, यानी व्यक्ति को एक विशेष स्थिति में रख करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कक्षा में सभी विद्यार्थी को एक जैसा कार्य दे करके देखा जाता है कि कौन सबसे अधिक ध्यान से काम करता है। तो ये जो 2 पॉइंट था, इन 2 तरीके से इसको समझा जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना। तो यहाँ पे लिखा गया है इन दोनों तरीकों का नाम प्राकृतिक और नियंत्रित परिस्थितियाँ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी विशेषता की तरफ। इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। इसका क्या कहने का मतलब है कि इस विधि में व्यक्ति जैसा वास्तव में व्यवहार करता है उसी का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए परिणाम अधिक वास्तविक होता है। और दूसरा है छोटे बच्चों के अध्ययन में उपयोगी, यानी छोटे बच्चे अपनी भावनाओं और विचारों को सही ढंग से बता नहीं पाते हैं, इसीलिए उनके व्यवहार को देख करके ही समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा खुश है, डर रहा है या बच्चा गुस्सा है, ये सब देख करके उसके व्यवहार को देख करके समझा जाता है। अगला है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपको समझना है कि आत्मनिरीक्षण का क्या मतलब है। आत्म का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद। यहाँ पे लिखा गया आत्म का मतलब होता है स्वयं और निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी देखना या फिर जांच करना। तो आत्मनिरीक्षण शब्द का मतलब है कि स्वयं अपने मन, विचार या भावनाओं को समझना और उनके बारे में बताना। तो ये इसका मतलब था। अब हम बात करते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि क्या है। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में व्यक्ति खुद अपने मन के अंदर क्या चल रहा है ये बताता है, खुद बताता है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन की बात सीधे दिखाई नहीं देती है। इसीलिए आप ही बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं।
खुश है या फिर दुखी है, डरे हुए हैं या आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो इसी को हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। आप क्या करते हैं कि खुद स्वयं के मन का बात आप खुद ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि आपकी परीक्षा होने वाली है और शिक्षक आपसे पूछते हैं कि परीक्षा से पहले तुम्हें कैसा लग रहा है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मुझे थोड़ा डर लग रहा है, या मुझे तनाव है, या फिर मुझे डर नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसा आपके मन में सवाल आता होगा, आप बताते हैं। या फिर मुझे आत्मविश्वास है कि मैं अच्छा लिखूंगा। ये सब आप टीचर को बताते हैं। तो ये बातें केवल आप ही बता सकते हैं। ये बात आप ही बता सकते हैं क्योंकि ये आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आपके मन में ही चल रहा है, ये आपकी ही भावना है। तो इसी को हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं। अब हम समझते हैं इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता यहाँ पे लिखा गया है कि व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों की जानकारी मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि आंतरिक अनुभव का यहाँ पे क्या मतलब है? आंतरिक अनुभव का मतलब है कि व्यक्ति की विचार, भावना, इच्छाएं या फिर डर या फिर खुशी या फिर चिंता, तो इन सभी बातों को बाहर से देख करके नहीं समझा जा सकता है या फिर नहीं जाना जा सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है ये बात मुझे कैसे पता होगा? तो ये सब देख करके या फिर जान करके नहीं समझा जाता है। तो इनकी जानकारी व्यक्ति स्वयं ही बताता है। आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही कमेंट में बताएंगे, मैं खुद अनुमान उतना नहीं लगा पाऊंगी। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं चौथा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक का क्या मतलब है। यानी इसका मतलब है कि मन और मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित, और परीक्षण का मतलब ही होता है टेस्ट, यानी जांच करना। यहाँ पे परीक्षण लिखा है, इसका मतलब है जांच करना। यानी इसको अगर हम दोनों को जोड़ करके बोले तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि वह विधि है जिसमें विशेष प्रकार के टेस्ट लेकर के व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं की जांच की जाती है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है मानकीकृत परीक्षण। ये क्या होता है? तो मानकीकृत का यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा नियम, एक जैसा प्रश्न और एक जैसा मूल्यांकन होता है। तो इससे सभी लोगों की निष्पक्ष तुलना की जाती है, यानी फेयर कंपैरिजन किया जाता है। तो इस विधि में क्या क्या जांच किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि टेस्ट किया जाता है, यानी प्रशिक्षण लिया जाता है। तो कौन कौन सी जांच की जाती है? तो इस विधि से व्यक्ति की कई मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी की, यानी कितनी बात याद रहती है, ये जांचा जाता है। फिर बुद्धि जांची जाती है, यानी इंटेलिजेंस जांची जाती है। और फिर जांचा जाता है ध्यान को, भाषा को, और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी जांचा जाता है कि कठिन प्रश्नों का हल निकालने की क्षमता व्यक्ति में कितना है, ये सब देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल। IQ टेस्ट, इसका मतलब है बुद्धि परीक्षण। किसी विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर जानने के लिए IQ टेस्ट किया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसकी तर्क करने और समझने की कितनी क्षमता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट का मतलब है स्मृति परीक्षण, हिंदी में कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ शब्द या चित्र देख करके बाद में पूछा जाता है कि आपको क्या क्या याद है। यानी आपको कुछ शब्द या फिर चित्र दिखाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस चित्र को देख करके क्या याद आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मेमोरी टेस्ट, यानी स्मृति की जांच। उसके बाद है अटेंशन टेस्ट। इसका मतलब है कि ध्यान परीक्षण। तो विद्यार्थी को कोई काम दिया जाता है और देखा जाता है कि वह कितनी देर तक बिना ध्यान भटकाए काम कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं अटेंशन टेस्ट, यानी ध्यान परीक्षण। तो कुछ टेस्ट का नाम यहाँ पे लिखा गया था जो कि आपको बस फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेना है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो सबसे पहले दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव
परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठ का यहाँ पे क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि परिणाम व्यक्तिगत राय यानी ओपिनियन पर नहीं बल्कि अंकों और नियमों के आधार पर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि IQ टेस्ट में किसी विद्यार्थी के अंक 110 अंक आए, मान लीजिए कि उसको 110 अंक आए, तो यह परिणाम नियमों के अनुसार होगा, न कि शिक्षक की पसंद या फिर नापसंद के अनुसार उसको जो ये मार्क्स दिया जाएगा वो टीचर के पसंद और नापसंद से नहीं दिया जाता है, बल्कि नियम के अनुसार ही दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है तुलना करना आसान होता है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि सभी लोग एक ही प्रकार का टेस्ट देते हैं, इसीलिए उनके परिणामों की तुलना करना भी आसानी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसका नाम A है और एक का नाम है B है। तो इसका जो IQ लेवल मान लेते हैं, ये इसका जो IQ का क्षमता है, तो ये उस क्षमता के अनुसार 110 मार्क्स लाता है और ये लाता है 95। तो अब दोनों की तुलना करना भी आसानी हो जाता है कि दोनों में से कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। केस अध्ययन विधि, 5वां है केस अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड। तो केस अध्ययन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे केस का मतलब है किसी एक व्यक्ति या एक विशेष घटना, और अध्ययन का मतलब है स्टडी यानी गहराई से जानकारी प्राप्त करना। तो केस स्टडी विधि का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति, रोगी या विशेष मामला का विस्तार से अध्ययन करना। तो अब सवाल आता है कि केस अध्ययन विधि क्या है? तो इस विधि में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक बहुत सारे लोगों का नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति का लंबे समय तक और गहराई से अध्ययन करते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या समस्या है, वो कैसे सोचता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी समस्या का कारण क्या है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसके मस्तिष्क में चोट लगी है। तो अब उसे क्या होगा कि अपने परिवार के लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, पुरानी बात वो भूल जाता है, नई बातें भी जल्दी याद नहीं रहती है। तो अब मनोविज्ञान क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक उस एक व्यक्ति का विस्तार से अध्ययन करते हैं और वे उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, उसकी स्मृति और सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता का कई दिनों या महीनों तक अध्ययन करते हैं। ये सब चीज़ों पे वे ध्यान देते हैं। तो इसे ही केस स्टडी मेथड कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। इसकी विशेषता क्या है? जटिल मानसिक समस्याओं को समझने में सहायक होता है। तो जटिल का मतलब क्या है? जटिल का मतलब है कठिन या गहरी समस्या। और जब किसी व्यक्ति की समस्या सामान्य न होकर के बहुत कठिन होती है, तब केवल टेस्ट या परीक्षण से पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ऐसे स्थिति में केस अध्ययन करके उसकी समस्या को अच्छी तरह समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि स्मृति अगर चली जाए तो इसमें हम क्या करेंगे कि मेमोरी टेस्ट करेंगे। गहरी मानसिक बीमारी है या फिर मस्तिष्क में चोट है तो हम अलग अलग तरीके के टेस्ट करते हैं, अपनाते हैं, लंबे टाइम तक उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं। आई होप कि आप पांचों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब छठा दिया गया है यहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड ब्रेन इमेजिंग मेथड। सबसे पहले तो आपको ये लंबा चौड़ा जो नाम दिया गया है ना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। इंग्लिश में भी इतना लंबा लिखा गया है और हिंदी में भी, तो आपको ये सबसे पहले समझना है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे तंत्रिका। तंत्रिका का क्या मतलब है? तंत्रिका को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूरो, NEURO। इसका मतलब है कि नसें और मस्तिष्क यानी नर्व्स और ब्रेन्स। और मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे मतलब है कि मन और मानसिक प्रक्रिया। और मस्तिष्क इमेजिंग का यहाँ पे मतलब है मस्तिष्क की तस्वीर लेकर के उसका अध्ययन करना। यानी इस विधि में आधुनिक मशीनों की मदद से
ये देखा जाता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और कौन सा भाग किस काम के समय सक्रिय होता है। तो अब हम बात करेंगे इस विधि के बारे में। तो ये विधि क्या कहती है? तो पहले मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के व्यवहार को देख करके अनुमान लगाते थे, लेकिन अब आधुनिक मशीनों की मदद से सीधे मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। तो इससे पता क्या चलता है? तो इससे पता चलता है कि कौन सा भाग सोचने का काम करता है, कौन सा भाग याद रखने में मदद करता है और कौन सा भाग भाषा समझने में काम करता है, और निर्णय लेते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय होता है। तो ये सब चीज़ इससे पता चलता है। तो मुख्य तकनीक को अब हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ पे कुछ मुख्य तकनीक का नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहला है EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन मस्तिष्क की विद्युत तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जब व्यक्ति सो रहा होता है या फिर जग रहा होता है, तब EEG से मस्तिष्क की गतिविधि देखी जाती है। दूसरा है CT स्कैन। इसके बारे में तो आप भी सुने होंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये जो मशीन है, ये मशीन मस्तिष्क की अंदरूनी तस्वीर लेती है। और तो इससे क्या पता चलता है? तस्वीर लेने के बाद क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि मस्तिष्क में चोट है या फिर रक्त जम गया है या फिर खून जम गया है या कोई असमानता है या फिर नहीं है। तो ये सब देखा जाता है इस मशीन के द्वारा। अब तीसरा है MRI यानी इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI क्या करती है? MRI मस्तिष्क की बहुत साफ और विस्तृत तस्वीर दिखाती है। यानी ये क्या करता है कि ब्रेन की इमेज दिखाता है, साफ सुथरा इमेज आपको ये दिखाता है। तो डॉक्टर इससे मस्तिष्क की संरचना को देखते हैं, यानी आपका दिमाग, आपके दिमाग का क्या स्ट्रक्चर है, ये देखते हैं डॉक्टर MRI के द्वारा। अब दिया गया है fMRI यानी फंक्शनल MRI। तो fMRI का क्या मतलब है? तो fMRI केवल तस्वीर ही नहीं लेता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस समय मस्तिष्क का कौन सा भाग काम कर रहा है। तो ये बताने का काम fMRI का है। अब तक तो आप CT स्कैन, MRI सुने होंगे, लेकिन fMRI, PET स्कैन, EEG क्या होता है, ये भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है। तो जो बच्चा यानी जो भी स्टूडेंट्स CT स्कैन, MRI का मतलब नहीं जानते थे, अब उनको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है। तो fMRI का मतलब आपको समझ में आ गया। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जब आप कोई कठिन प्रश्न हल करते हैं, तो fMRI से देखा जा सकता है कि उस समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक सक्रिय है। अब लास्ट है PET स्कैन। इसका फुल फॉर्म होता है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। आप गूगल से सर्च भी करके स्पेलिंग भी देख सकते हैं। तो ये जो मशीन है, यह तकनीक क्या करती है कि मस्तिष्क की गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ और ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन करती है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा भाग अधिक सक्रिय है। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम एग्जांपल लेते हैं एक विद्यार्थी का। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो डॉक्टर fMRI की मदद से देखते हैं कि पढ़ते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक काम कर रहा है। तो इसी तरह जब वो कोई निर्णय लेता है, तब भी देखा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय हो जाता है। तो ये जो है, यही मस्तिष्क इमेजिंग विधि है। आई होप आपको ये विधि का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसी उदाहरण को हम आपको अभी समझा रहे थे। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता की। यहाँ पे विशेषता दिया गया है, मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध को स्पष्ट करती है। इसका कहने का मतलब है कि इस विधि में यह समझने में मदद मिलती है, इस विधि से समझने में मदद मिलती है कि सोचना
किस भाग से जुड़ा है, याद रखना किस भाग से जुड़ा हुआ है, भाषा किस भाग से जुड़ी हुई है और निर्णय लेना किस भाग से जुड़ा हुआ है। यानी मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं का संबंध स्पष्ट हो जाता है इस विधि से। अब हम बात करेंगे इसके महत्व की। तो यहाँ पे जो महत्व लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है, क्योंकि हम इतने अच्छे से समझा चुके हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये महत्व को आपको पढ़ लेना है एक बार। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो चुका है, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपसे नेचर पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की प्रकृति को संक्षेप में बताइए। तो ये जो है इसका मतलब तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव की मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह जानने का प्रयास करती है कि व्यक्ति जानकारी कैसे प्राप्त करता है, उसे समझता है, याद रखता है या फिर सोचता है या फिर निर्णय लेता है और समस्या का समाधान कैसे करता है, ये जानने का कोशिश करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई होप ये डेफिनेशन आपको याद रहेगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका नेचर क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वैज्ञानिक प्रकृति यानी साइंटिफिक नेचर। तो साइंटिफिक नेचर का यहाँ पे कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि वैज्ञानिक का क्या मतलब है। तो साइंटिफिक का यहाँ पे मतलब है कि किसी बात का अध्ययन, प्रमाण, प्रयोग और निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर करना, न कि केवल अनुमान के आधार पर करना। यानी एविडेंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के बेसिस पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, न कि अनुमान के आधार पर। तो अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, साइंटिफिक नेचर क्या है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में ये नहीं माना जाता है कि शायद ऐसा होगा या मुझे ऐसा लगता है, तो अनुमान इसमें नहीं लगाया जाता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग, परीक्षण और अवलोकन करके पता लगाते हैं कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है, कैसे निर्णय लेता है। तो इसीलिए इसे वैज्ञानिक शाखा कहा जाता है, यानी साइंटिफिक ब्रांच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि एक मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्या रोज अभ्यास करने से स्मृति बेहतर होती है। तो ये सवाल उनके मन में आता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि 2 समूह बनाएंगे, यानी 2 ग्रुप बनाएंगे। पहला समूह रोज अभ्यास करेगा और दूसरा समूह क्या करेगा कि अभ्यास नहीं करेगा। तो कुछ दिन बाद वो क्या करेंगे कि दोनों का मेमोरी टेस्ट लेंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये दोनों का मेमोरी टेस्ट कुछ दिन बाद होता है। तो यदि पहले समूह के अंक अधिक आए तो वैज्ञानिक रूप से निष्कर्ष निकाला जाएगा कि अभ्यास से स्मृति बेहतर होती है। तो ये बात इससे पता चलेगा। यदि अगर नहीं आया तो ये जो उनके मन में सवाल आ रहा था वो गलत प्रूफ हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रकृति। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। इसका क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि मानसिक प्रक्रिया वे सभी काम हैं जो हमारा मस्तिष्क करता है, यानी ब्रेन करता है। तो कौन कौन सा काम करता है? सोचने का काम, समझने का, याद रखने का, सीखना, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। तो इन सभी को मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? अब ये सवाल आता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग किस चीज़ को कैसे पहचानता है, कैसे ध्यान देता है, कैसे याद रखता है, कैसे नई चीज़ सीखता है, कैसे सोचता है, कैसे भाषा समझता है या फिर बोलता है, या फिर कैसे निर्णय लेता है, या कैसे समस्या का समाधान करता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान करता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, इसके बारे में तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा।
अब तीसरा है सूचना संसाधन आधारित। तो ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि सूचना संसाधन आधारित का क्या मतलब होता है। सूचना का मतलब होता है कोई भी जानकारी, लेकिन संसाधन का मतलब यहाँ पे होता है उस जानकारी को समझना और उस पर काम करना। यानी सूचना संसाधन का मतलब है जानकारी को लेना, समझना, याद रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना। तो यही इसका मतलब होगा। इसको आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब भी हम आपको समझा चुके हैं और प्रयोगात्मक का मतलब भी पिछले उपागम में हम आपको समझा ही दिए थे। अगर फिर से समझाना हो तो हम कोशिश करते हैं। वस्तुनिष्ठ का क्या मतलब है? वस्तुनिष्ठ का मतलब है तथ्य यानी फैक्ट, प्रमाण यानी एविडेंस। तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, न कि अपने राय या अनुमान से निष्कर्ष निकालना। तो ये मतलब होता है वस्तुनिष्ठ का। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक का। प्रयोगात्मक का मतलब है कि प्रयोग करके किसी बात की जांच करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि एक मनोवैज्ञानिक जानना चाहता है कि क्या रोज अभ्यास करने से स्मृति बढ़ती है। तो वो 2 समूह बनाता है और समूह बनाने के बाद कुछ दिन के बाद वो मेमोरी टेस्ट करता है, फिर उसको वो पता चलता है, जैसा कि हम आपको अभी तुरंत समझा ही दिए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है अंतर्विषयीय प्रकृति। तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर और अंतर्विषयीय का क्या मतलब है? अंतर का मतलब होता है एक से अधिक और विषय का मतलब होता है पढ़ाई का। तो अंतर्विषयीय का मतलब होता है कि ऐसा विषय जो कई अन्य विषयों से मिलकर के जुड़ा हो। यह प्रकृति क्या कहती है? तो यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल है कि प्रकृति यहाँ पे क्या कहती है। इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे समझने के लिए कई अन्य विषय की भी सहायता ली जाती है। तो किन किन विषयों का सहायता लिया जाता है उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, एआई, लिंग्विस्टिक, इन सभी चीज़ों का सहायता लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरो साइंस की, यानी यहाँ पे मतलब लिखा गया तंत्रिका विज्ञान। तो तंत्रिका विज्ञान का क्या मतलब है? तो मस्तिष्क और नसें कैसे काम करती है, इससे हमें ये समझ में आता है कि सोचने और याद रखने में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो हम बोलेंगे न्यूरो साइंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस ये बताता है कि कंप्यूटर जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, इसी से मानव मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। अब अगला है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बनाते समय वैज्ञानिक यह समझते हैं कि इंसान कैसे सोचता है और निर्णय लेता है, इसीलिए एआई का संबंध भी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगला है और लास्ट है यहाँ पे भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक। तो ये क्या करता है कि ये भाषा का अध्ययन करता है। तो इससे ये समझने में मदद मिलती है कि मनुष्य भाषा कैसे सीखता है, समझता है और बोलता है। और लास्ट यहाँ पे दिया गया एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। इसका मतलब है यहाँ पे कि यह पढ़ाने और सीखने की विधियों का अध्ययन करता है। तो इससे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से पढ़ाने की नई तकनीकें विकसित की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने का नया तरीका अपनाते हैं तो वे क्या करते हैं कि वे मनोविज्ञान की मदद लेते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, मस्तिष्क विज्ञान की मदद लेते हैं और उसके बाद वे क्या करेंगे, कंप्यूटर या फिर एआई की मदद लेंगे, स्मार्ट क्लास लगाएंगे या फिर डिजिटल शिक्षा बच्चों को प्रदान करेंगे। तो इसीलिए इसे अंतर्वर्षीय प्रकृति कहा जाता है। अब अगला है व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का संबंध। इसका क्या मतलब है? व्यवहार का यहाँ पे क्या मतलब है कि व्यक्ति जो बोलता है, करता है या फिर जैसे व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हंसना, रोना, पढ़ना, बात करना, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया बिहेवियर। और उसके बाद है मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का मतलब है कि व्यक्ति के मन में होने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं? मानसिक प्रक्रिया। जैसे कि सोचना, समझना, याद रखना या फिर निर्णय लेना। तो ये प्रकृति क्या कहती है?
तो ये जो प्रकृति है आपका रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का संबंध। तो ये जो प्रकृति है, छठा नंबर प्रकृति, ये क्या कहती है? ये कहती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही व्यवहार करता है, यानी हमारे विचार और मानसिक प्रक्रिया हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अब अगला है व्यवहारिक एवं अनुप्रयुक्त प्रकृति। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल। इसका मतलब है, व्यवहारिक का मतलब है कि जिसका उपयोग वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ में किया जा सके। अनुप्रयुक्त का मतलब है अप्लाइड, इसको बोला जाता है अप्लाइड इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी ज्ञान को व्यवहार में लागू करना, यानी अप्लाई करना। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इसका उपयोग हमारे डेली लाइफ के जीवन में भी किया जाता है। तो ये जो सातवां नंबर प्रकृति है, नेचर है, इसका कहने का क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहता है? ये बताता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग शिक्षा, अस्पताल या फिर उद्योग या फिर एआई और हमारे डेली लाइफ जीवन में भी किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है शिक्षा। तो शिक्षा में कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं। तो ये समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और कैसे याद रखते हैं। तो इससे शिक्षक अच्छी शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चार्ट के द्वारा, चित्र के द्वारा या फिर इमेज बना करके वो पढ़ाने की विधि को अपनाते हैं ताकि स्टूडेंट जल्दी तरीके से समझ जाए। अब अगला है चिकित्सा। तो मेडिकल फील्ड में किस तरीके से होता है? तो यदि किसी व्यक्ति को स्मृति की समस्या, ध्यान की कमी हो या फिर मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या करता है कि उसके उपचार में मदद करता है। ये किसी को भूलने की बीमारी हो या फिर किसी को कोई भी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी हो, तो उसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या करता है कि हेल्प करता है। अगला है परामर्श, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग और दैनिक जीवन। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ हम आपको बताते हैं कि डेली लाइफ में कैसे ये करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर दिन इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि पढ़ाई की योजना बनाना या फिर समय का सही उपयोग करना या फिर खरीदारी करते समय सही सामान चुनना, खरीदारी करते समय सही सामान चुनना और सड़क पार करते समय सुरक्षित निर्णय लेना। तो डेली लाइफ में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गया। अब बचा है इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी प्रमुख विशेषता, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है कि इन दो टॉपिक पे आपको कुछ संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे कि पहला टॉपिक आपको दिया गया है सूचना संसाधन उपागम, इस पे आपको लिखना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में सबसे पहले आपको डेफिनेशन दे देना है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है आपको रीड कर लेना है और उसके बाद इसमें आपको कुछ विशेषता भी आपको इसके बारे में बताना है, जो कि हम आपको ऊपर समझा रहे थे। इनपुट में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज और आउटपुट वाला जो कहानी समझा रहे थे, वो सब चीज़ इसमें आपको लिखना है। उदाहरण भी आपको यहाँ पे दे देना है। और क्या लिखना है आपको इसमें? महत्व। तो एक एक पॉइंट हम आपको वहाँ पे समझा ही रहे थे प्रोसेसिंग वाले अप्रोच में, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला है और दूसरा टॉपिक आपको दिया गया है संबंधवादी उपागम। तो इस पे भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन दे देना है, इसके बारे में आप जो भी जानते हैं लिख देना है। उसके बाद आपको क्या इसका विशेषता है, उसका उदाहरण, इसका महत्व, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं इसका विशेषता। सबसे पहले दिया गया मस्तिष्क को परस्पर जुड़े हुए न्यूरॉन्स का नेटवर्क मानता है। इसका कहने का मतलब है कि ये उपागम कहता है कि मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर के काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसका कहने का मतलब है कि जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, यानी न्यूरल कनेक्शन बनता है।
और बार बार अभ्यास करने से ये संबंध और मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए आपको भी रिवीजन करते रहना है। अब तीसरा है स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण। स्मृति कैसे बनती है, तो ये हमें बताता है कि स्मृति कैसे बनती है, भाषा कैसे बनती है और परसेप्शन कैसे होता है और डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है। तो ये बात ये हमें बताती है। अब अगला चौथा पॉइंट है यहाँ पे AI और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN का आधार। ANN का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। तो वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क के न्यूरॉनों को देख करके ANN बनाया। ANN बनता है, कैसे बनता है, तो न्यूरॉनों को देख करके बनाया जाता है। तो इन तकनीकों के आधार पर AI विकसित हुआ, जैसे कि ChatGPT, गूगल ट्रांसलेट, फेस रिकॉग्निशन, ये सब का नाम आप सुने होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये सब चीज़ों का यहाँ से ही विकसित होता है। तो इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इन सभी का उपयोग करके ही बनाया जाता है। ChatGPT में भी इसका उपयोग किया गया है और गूगल ट्रांसलेट, जो कि आपको गूगल में ऑप्शन में देखने को मिलता होगा। और जब आप फेस लॉक लगाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन आता होगा, कहीं कहीं पे पूछता है। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी ये ऑप्शन रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया गया है, सब आपको रीड कर लेना है। तो जितना भी क्वेश्चन था आज के इस क्लास में वो पूरा हो चुका है। एक मिनट, हाँ, तो ये शॉर्ट नोट हो गया। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 4 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपका टास्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क है कि ये चारों क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे तरीके से अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना है। जितना आपको समझ में आया है समझ करके, एग्जाम्पल दे करके सब कुछ लिखने की कोशिश करना है आपको, क्योंकि BA एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग स्पीड। अगर आपका स्पीड अच्छा रहेगा तभी आपका मार्क्स आ पाएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता होगा लेकिन फिर भी अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं 3 घंटे में, तो फिर ये बेकार हो जाएगा, नंबर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको राइटिंग स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने स्पीड में आप लिख सकेंगे या जितना सुंदर आप लिख पाएंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको आएगा। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। अगले क्लास में हम अगला क्वेश्चन जो भी है वो हम करवाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बता देना है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं आया, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को, और जब भी क्लास अपलोड किया जाता है तो तुरंत क्लास को अटेंड भी कर लेना है। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय सभी को।